Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Dishti Bhartiya. Let us we talk about today's very important history में हम NCERT क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर के NCERT इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे बिकॉज हम चैप्टर पहले रीड कर चुके हैं और आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चूँकि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द essay राइटिंग इन द UPSC एंड MPPSC बट इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म और हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं या उनके इम्पोर्टेंट की वर्ड्स जो हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव SI SSC रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुके हैं. सो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर द completion with your friends and loved ones. So today we started Mughal Empire important points. So guys, let us we start about the CBSE class 7 social science revision notes chapter number 4 the Mughal Empire. Now we discuss in the contrast to their procedures, the Mughals created an empire and accomplished what had seemed possible for only short periods of time. जैसा कि हमने देखा था कि जितने भी प्रोसीजर्स थे या जो इनिशिएटर्स थे मुगल एम्पायर के, वो सारे क्या कर रहे थे, मुगल एम्पायर को क्या कर रहे थे, स्टार्ट करने के साथ साथ कंप्लीट भी कर रहे थे उनके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को. बट फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century they expanded their kingdom from the Agra and Delhi and until the 17th century they controlled nearly the entire subcontinent. बट हमें पता है कि आधे टाइम तक तो 16th century तक जो है यह अपने साम्राज्य को एक्सपांड करते रहे. आगरा को इन्होंने सरेंडर किया, दिल्ली सुल्तानेट्स को इन्होंने जो है बहुत टाइम तक कवर करके रखा. लेकिन अंटिल हम 17th century की बात करें तो इन्होंने अंडर द एशिया सब कॉन्टिनेंट जितने भी थे उन्हें कवर करने की कोशिश की. नाउ पॉइंट सेकंड, दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ द गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. बट हमें पता है कि जिस तरीके से उनका साम्राज्य और जो उनके आइडियाज थे या उनके जस्टिस या गवर्नेंस की बात करें मुगल एम्पायर के, बट उसे भी क्या करा गया, इम्पोज करा गया और उनके स्ट्रक्चर को भी जो है वो आउटलास्टेड किया गया. बट अगर हम देखें पॉलिटिकल लीगेसी और उसके रूल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट को जो है बहुत टाइम तक लोगों ने इग्नोर नहीं किया, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन था उसे भी फॉलो किया. बट वी नो अबाउट द who were the Mughals. So we know about the Mughals. The Mughals were descendants of two lineages of ruler. जैसे कि हमें पता है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि मुगल के डिसेंडेंट्स जो थे और टू ग्रेट लाइनेज जो थे, मीन्स अब टू लाइनेज है ऑब्वियसली जो है कि टू एजेस से बिलोंग करेंगे, लाइक मदर साइड एंड द फादर साइड. बट वी नो अबाउट द मदर साइड वेयर डिसेंडेंट किससे स्टार्ट किया गया, जंगिश खान से. ही डाइड इन 1227. बट रूलर्स फॉर द मंगोल ट्राइब्स चाइना एंड सेंट्रल एशिया, इन्होंने मंगोल प्रजातियों पे, जैसे कि हम जानते हैं कि मोहम्मदन से मुस्लिम्स को हम पहले मंगोल ट्राइब भी कहते थे, इन्होंने मंगोल ट्राइब पे, चाइना पे और सेंट्रल एशिया पे बहुत अच्छा जो है अपना दबदबा बना रखा था. नाउ फ्रॉम देयर द फादर साइड, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत अच्छे सक्सेसर जो थे वो फादर साइड से मिले और बहुत अच्छे डिसेंडेंट्स जो थे वो जंगिश खान की तरफ से मिले मदर साइड से. सो वी नो अबाउट द सक्सेसर इज तैमूर, died in 1404, but the ruler in Iran, Iraq and modern day Turkey. जैसा कि हमें पता है फादर साइड से जो सक्सेसर थे काफ़ी अच्छे तैमूर थे, इन्होंने बहुत टाइम तक राज किया ईरान, इराक और मॉडर्न डे तुर्की पर. नाउ थर्ड पॉइंट इज द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल. मुगल जो थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई उन्हें मंगोल के नाम से जो है पुकारे या बात करे. This was because Genghis Khan memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. जैसा कि हम जानते हैं कि जंगिश खान जो थे वो एसोसिएट करते थे मैसेक्रे ऑफ इनरेबल पीपल से, बट ये लिंक करते थे किससे, उज्बेक्स और मंगोल कॉम्पिटिटर से जो मुस्लिम कॉम्पिटिटर्स रहते थे उनके साथ. नाउ थर्ड पॉइंट, ऑन द रूल on other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestor, not least of
all peoples, their great ancestor had captured Delhi in 1398, but they celebrated their genealogy pictorially, each other getting a picture made of Temur and himself. जैसा कि हम जानते हैं कि मंगोल जो थे बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे, ऑब्वियसली फादर साइड से जो तैमूर थे, और तैमूर एज अ सक्सेसर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जो उनके एंसेस्टर थे वो उस लिस्ट के अंदर नहीं आते थे, बट तैमूर से तो स्टार्ट किया था अंटिल द कैप्चर। इन्होंने क्या करा, दिल्ली पे बहुत ज़्यादा जो है अपना दबदबा बनाया और 1398 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दे सेलिब्रेटेड, इन्होंने बहुत अच्छे सेलिब्रेट भी किया जीनियोलॉजी, जो उनके एंसेस्टर थे जो पीरियडिकली जो वर्क कर रहे थे, और उस तरीके से जिस तरीके से तैमूर ने बहुत अच्छे से संभाला, उसे भी एज अ एंसेस्टर आज भी याद किया जाता है। नाउ मुगल मिलिट्री का कैंपेनियन, अब जैसे कि हमें पता है कि मुगल मिलिट्री कैंपेनियन इज द फर्स्ट पॉइंट। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर, we know about the 1526 to 1530. He succeeded to the throne of the Farghana in 1494 when he was only 12 years old. जैसा कि हम जानते हैं बाबर जो थे फर्स्ट सक्सेसर है, 1526 से 1530 तक इन्होंने राज किया, और ये एज अ सक्सेसर इन्होंने क्या करा, 1494 में ही इन्होंने क्या करा, बहुत अच्छे से सक्सेस जो थी उनकी दिखने लगी, और ये सिर्फ उस टाइम पे 12 साल के थे। Now, second point, he was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. इन्होंने जो इनके एंसेस्टर थ्रोन्स थे या कांटे जो बिछाए गए थे इनके पूर्वजों द्वारा, उन्हें इन्होंने बहुत बखूबी काटे, और मुगल ग्रुप का भी एक बहुत अच्छे से जो है इन्होंने परफॉर्म तैयार किया और प्लेटफॉर्म तैयार किया मंगोल ग्रुप का उज्बेक्स में। नाउ दी पॉइंट्स, आफ्टर ईयर ऑफ द वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ के काम करने लग गए तो इन्होंने काबुल को भी क्या कर दिया, सीज कर दिया 1504 में। नाउ इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर द दिल्ली एंड आगरा। लेकिन 1526 में इन्होंने दिल्ली सुल्तानेट्स को हराया और इब्राहिम लोदी को हराते हुए इन्होंने पानीपत के युद्ध में दिल्ली और आगरा को भी कैप्चर किया। नाउ द मुगल एम्पायर मेजर कंपेनियन एंड इवेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि मुगल एम्पायर का जो है मेजर कंपोनेंट एंड इवेंट हमें जैसा कि पता है, हमने पहले भी पढ़ा था, भाजसा। सो वी नो अबाउट द भाजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। नाउ वी लेट अस अबाउट द बाबर, जैसा कि हमें पता है बाबर इन बिटवीन 1526 टू 1530, हमें पता होना चाहिए 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी और अफगान सपोर्टर्स को हराया पानीपत में। नाउ 1527 में इन्होंने राणा सांगा और राजपूत रूलर को क्या किया, कोना में हराया। नाउ 1528 ही डिफीटेड राजपूत्स एट चंदेरी मध्य प्रदेश, इन्होंने राजपूत्स को भी हराया चंदेरी मध्य प्रदेश में। नाउ ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और उन्होंने फिर से कंट्रोल किया किस पे, आगरा और दिल्ली जिस तरीके से छूट रहा था उसे कैप्चर किया, और डेथ के पहले इन्होंने बहुत अच्छा उस पर दबदबा भी बनाया। नाउ second one is Humayun 1530 to 1540, now 1555 to 1556. We know about the Humayun. Humayun divided his inheritance according to his will of his father. His brothers were each given a province. हुमायूं ने जैसे अपने पिताजी की विल पावर का यूज किया और क्या करा, अपने शासनकाल को और अपने इनहेरिटेंस को क्या करा, दो उसमें अलग अलग विभाजित कर दिया, और इनके भाई भी इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। द एम्बिशियस ऑफ हिज ब्रदर इज मिर्जा कमरन वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट द अफगान कॉम्पिटिटर्स। लेकिन ऐसा माना गया है कि जो मिर्जा कमरन थे हुमायूं के ब्रदर, ये काफी ज्यादा जो थे अफगान कॉम्पिटिटर्स को लेके इतने ज्यादा एम्बिशियस नहीं थे और उनके अगेंस्ट भी जाते थे। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539। चेज खान ने हुमायूं को हराया चौसा युद्ध में 1539 में। नाउ कानौज में 1540 में एंड फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और उन्हें ईरान में जो है ईरान से भगाने की कोशिश की, बट हमें पता होना चाहिए कनौजा और चौसा में इन्हें हराया बहुत अच्छे से। नाउ इन ईरान में देखें तो हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह, हुमायूं की हेल्प करी गई सफाविद शाह द्वारा, कहाँ, ईरान में। Now he captured Delhi in 1555
और इन्होंने दिल्ली पे दबदबा बनाया, दिल्ली पे राज किया 1555 में, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर द एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग। और उन्होंने फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सुसाइड किया है या जो भी है, आई डोंट नो, बट ऐसा माना गया कि उसी बिल्डिंग में जो थी जब इन्होंने दिल्ली पे कैप्चर किया वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। नाउ अकबर। अब अकबर जी का शासनकाल आया 1506 से 1605। नाउ अकबर was 17-year-old. Now Akbar was 13-year-old when he became emperor. अकबर सिर्फ 13 वर्ष के थे जब वह शासनकाल उन्हें मिला संभालने को। His reign can be divided into 3 periods. इनकी जो हम बोल सकते हैं इनका जो शासन था वो 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है। Now we discuss the first one 1556 से 1570 में। Akbar became independent of the regent Bayram Khan and other members of his domestic staff. अकबर जो थे इंडिपेंडेंट थे रीजेंट बायराम खान पे और अदर डोमेस्टिक स्टाफ पे। नाउ मिलिट्री कैंपेनियन वेयर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान। और अगर हम बोले मिलिट्री कैंपेनियंस तो वो लॉन्च किया गया था सूरीज और दूसरे अफगान के द्वारा। नाउ अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ द मालवा एंड गोंडवाना एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ brother is Mirza Hakim and the Uzbeks. But in 1568 the Sisodia capital of the Chittor was seized and in 1569 at Ranthambore. लेकिन ऐसा माना गया है कि सूरीज और अफगान जो थे वो मिलिट्री कंपेनियन के अगेंस्ट तो थे। नाउ अगेंस्ट द किंगडम ऑफ मालवा और गोंडवाना, और मालवा और गोंडवाना भी उनके अगेंस्ट थे। लेकिन उनके हाफ ब्रदर जो थे मिर्जा हकीम और उज्बेक जो थे उनके रिवोल्ट के साथ और उनकी क्रांति के साथ खड़े हुए थे। और 1568 में उन्होंने सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ को सीज किया और 1569 में रणथंबोर को भी सीज किया। जैसा कि हम जानते हैं रणथंबोर अगेन रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। नाउ सेकेंड पीरियड की देखें तो सेकेंड पीरियड में 1570 से 1585 में मिलिट्री कंपेनियन गुजरात की जो थी वो फॉलोवर्स थी एज अ कंपेनियन इन द ईस्ट ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा की। तो ईस्ट में अकबर की मिलिट्री 1570 से 1585 तक कहाँ वर्क कर रही थी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। बट दिस कंपेनियन वेर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 to 1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हकीम। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 1579 से 80 तक जो उनकी क्रांति थी अकबर की वो मिर्जा हकीम के पास ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी क्योंकि वो उस पर राज करना चाहते थे। नाउ थर्ड वन पॉइंट इज 1585 to 1605 इज वन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द अकबर्स एम्पायर। बहुत ज़्यादा जो था अकबर एम्पायर जो था बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने लग गया, फैलाव ज़्यादा हो गया था उनके मुगल साम्राज्य का। कैंपेनियन वेयर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट इस कंधारा वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविड्स, कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ द मिर्जा हकीम। जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर एम्पायर जब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने लगा तो उसके कैंपेन जो थे नॉर्थ वेस्ट और कंधार में उन्हें सीज कर दिया गया, सफाविद, कश्मीर और एनेक्स्ड द्वारा। और काबुल ने आफ्टर डेथ ऑफ द मिर्जा हकीम जो है बहुत अच्छे से राज किया। बिकॉज हमें पता है कि मिर्जा हकीम और अकबर की शुरू से नहीं बनती थी, वो अपोस्ट में था, किसके? अकबर के अगेंस्ट में रहता था। नाउ कैंपेन इन द डेक्कन started and Berar, Khandesh and parts of the Ahmednagar were annexed. जैसा कि हमें पता है कि कैंपेन डेक्कन से स्टार्ट हुआ, बेरर से होते हुए कांदेश और कुछ पार्ट जो था अहमदनगर तक भी उन्होंने कैप्चर किया। बट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन, जैसा कि हमें पता है कि लास्ट ईयर जो था अकबर के साम्राज्य का, जब देखा गया कि अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रेबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगा ड्यू टू द रेबेलियन ऑफ द प्रिंस सलीम के द्वारा। और फ्यूचर एम्पायर जो था वो सलीम को ही एज अ जहांगीर हम जानते हैं। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट द जहांगीर और सलीम इन 1605 to 1527. So points is here.
मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। मिलिट्री कैंपेन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अकबर ने कंटिन्यू किया था, और फिर नेक्स्ट टाइम किसने स्टार्ट कर दिया? जहांगीर ने और उनके बेटे सलीम ने। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। सिसोदिया रूलर में मेवाड़ और अमर सिंह ने एक्सेप्ट किया मुगल सर्विसेज को, लेकिन लेस अनसक्सेसफुल और लेस सक्सेसफुल कैंपेनियन अगेंस्ट द सिख, द अहोम्स एंड द अहमदनगर फॉल ऑफ द। लेकिन कुछ कम सक्सेसर कैंपेनियन जो बने थे, जैसे सिख, अहोम्स और अहमदनगर के फॉलोवर्स थे, वो बहुत कम मानते थे। बट प्रिंस खुरम, द फ्यूचर एम्पायर शाहजहां, रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन। जैसा कि हमें पता है प्रिंस खुरम आए, उन्होंने फ्यूचर एम्पायर जो था शाहजहां का, उन्हें क्या करा? रिबेल्ड किया। और लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन किसका? शाहजहां का जो लास्ट ईयर था साम्राज्य का, उसे क्या करा? आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की। नाउ द एफर्ट्स ऑफ द नूरजहां, जहांगीर्स की वाइफ थी नूरजहां, टू मार्जिनलाइज हिम वेयर अनसक्सेसफुल। वह एक बहुत बड़ा कारण बनी किसकी? जहांगीर की सक्सेस का। उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें डाइवर्ट करती रहती थी अनसक्सेस की तरफ। Now let us we talk about the शाहजहां 1627 to 1658। अब हम शाहजहां के बारे में देखेंगे। कब से कब तक? 1627 से 1658 तक। Now we start मुगल कैंपेनियन continued in the Deccan under शाहजहां। अब हमें पता होना चाहिए कि मुगल एम्पायर कंटिन्यू करा गया डेक्कन में पहले स्टार्ट किया था शाहजहां द्वारा। Now the अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। पहले अफगान नोबेल स्टार्ट किया गया खान जहान के द्वारा, वो भी हारे गए। और कैंपेनियन वेयर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। फिर से कैंपेनियन लॉन्च किया गया शाहजहां द्वारा अहमदनगर में। द बुंदेल्स वेयर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। और बुंदेल भी बहुत बुरी तरीके से हारे, जिसकी बदौलत ओरछा को सीज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेनियन टू सीज bulk from the Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids। लेकिन बाद में क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट में जो सिख और बल्क कंपेनियन को सीज किया गया, जो कि उज्बेक से मिले होते और बहुत बुरी तरीके से उनकी अनसक्सेसफुल जो थी वो कांधार जो था सफाविद्स, सारे जो सफाविद्स थे वो कांधार से लॉस्ट किए गए और मारे गए। नाउ इन 1632, जैसा कि हमें पता है 1632 में अहमदनगर को फाइनली क्या करा गया? बीजापुर से जोड़ा गया और उनके फोर्सेस को स्वीट किया गया फॉर द पीस और शांति का माहौल दिया गया। नाउ इन 1657 टू 1658 में क्या देखा गया कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब सक्सेशन अमंग्स द शाहजहां का सन जो था औरंगजेब was victorious and his 3 brothers including दादा सुखो were killed। औरंगजेब एज अ विक्ट्रियस रहा, उनके 3 भाई भी थे इंक्लूडिंग दादा सुख, इन्हें मार दिया गया। और शाहजहां was imprisoned for the rest of his life in आगरा। और शाहजहां को एज अ बंदी गृह में आगरा की जेल में डाल दिया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देकर। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट द लास्ट मुगल इज औरंगजेब 1658 to 1707। जैसा कि हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स को बहुत बुरी तरीके से हराया था औरंगजेब ने 1663 में, लेकिन उसके अगेंस्ट 1680 में एज अ कंपेनियन नॉर्थ वेस्ट में ही यूसुफजई और सिख द्वारा टेम्पररी जो है उन्हें एक सक्सेस दी गई थी। किन्हें? यूसुफजई और सिख में एक टेम्पररी सक्सेसर जो था हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। नाउ मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रेबेलियन। जैसा कि हमें पता है कि मुगल इंटरवेंशन जो था बहुत ज्यादा जो उसमें एज अ सक्सेशन और इंटरनल पॉलिटिक्स दिखाई गई, और राजपूत और मेवाड़ ने बहुत अच्छे से लीड करते हुए क्या किया? मुगल इंटरवेंशन को एक्सेप्ट किया और सक्सेशन दिलाई। Now, companion against the Marathas chieftain शिवाजी वेर इनिशियली सक्सेसफुल। जैसा कि हमें पता है कि औरंगजेब के द्वारा जो कंपेनियन बनाई गई थी मराठास के अंदर, उसके जो चीफ्टेन थे और हम जैसे बोल सकते हैं कि उसके जो
सेनापति थे शिवाजी, उन्हें बहुत अच्छे से जो है सक्सेस मिली, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, लेकिन औरंगजेब जो थे वो इंसल्ट हुए शिवाजी द्वारा, who escaped from Agra, declared himself an independent king and resumed his campaign against the Mughal। जैसा कि माना गया है कि शिवाजी जो थे बहुत टाइम उसके बाद इंसल्ट होने के बाद जो है उन्होंने आगरा पे कैप्चर किया, उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं एज अ इंडिपेंडेंट किंग हूँ, और जो बचे हुए कंपेनियन थे वो हमेशा क्या करते थे, मुगल के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। नाउ the Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanates. He finally fled to Safavid Iran। लेकिन प्रिंस अकबर जो थे वो रिबेल्ट करते थे, अगर हम देखें कि अगेंस्ट रहे वो औरंगजेब के, उन्होंने रिसीव किया है बहुत जो सपोर्ट किया मराठास को या डेक्कन सुल्तानेट्स को। ही फाइनली फ्लीड टू सफाविद ईरान, और ये जाकर बाद में सफाविद ईरान में मिल चुके थे। नाउ आफ्टर अकबर्स रेवेलियन की बात करें तो औरंगजेब सेंट द आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तानेट्स। बीजापुर वाज एनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। From 1698, Aurangzeb personally managed a campaign in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla welfare और वारफेयर। जैसा कि हमें पता है अकबर के बाद जो था औरंगजेब ने अपनी आर्मीज को सेंड किया एज अ बीजापुर 1685 में, और गोलकोंडा को हराया 1687 में, और 1698 तक औरंगजेब ने पर्सनली मैनेज किया अपने कंपेनियन को अगेंस्ट दी मराठास, और गोरिल्ला वारफेयर भी स्टार्ट किया गया। किसके राज में? औरंगजेब के राज में। नाउ दी next point, Aurangzeb also had to face the rebellion in the North India of the Sikhs, Jats and Satnamis, in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Marathas. His death was followed by a succession conflict amongst his son। Important है, हमें याद रखना है कि औरंगजेब जो थे उन्होंने क्या किया, रेबेलियन स्टार्ट तो हो ही चुकी थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया के जो सिख थे, जाट्स थे और सतनामीज थे, उन्हें नॉर्थ ईस्ट के अहोम्स और डेक्कन मराठास के साथ जो था क्या किया गया, उसे फेस किया औरंगजेब ने। लेकिन बाद में जब उनकी डेथ हो गई तब उन्हें एज अ सक्सेसर और मिला गया उनके बेटे के द्वारा, सक्सेस मिली गई औरंगजेब के बेटे के द्वारा। नाउ मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, हमें पता होना चाहिए कि मुगल ट्रेडिशन जो थे सक्सेशन के क्या क्या थे। जैसे कि हम जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ द प्राइमोनेचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। मुगल कभी भी बिलीव नहीं करते थे कि पहले ही बेटे को जो है शासन मिलना चाहिए, वो क्वालिटीज को देख के साम्राज्य सौंपने पर विश्वास रखते थे। नाउ सेकंड पॉइंट, they followed the custom of corporency inheritance as a division of the inheritance amongst all the sons। लेकिन वो ये चाहते थे कि जो उनका इनहेरिटेंस है, जो उनका वंशज है, वो सभी में क्या रहे, बराबर बटा रहे। नाउ द मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, क्या रहे मुगल रिलेशंस के अदर रूलर्स के साथ। द मुगल रूलर्स कैंपेनिंग कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। मुगल रूलर्स जो थे वो अपने कंपेनियन के साथ कॉन्स्टेंटली वर्क करते थे, लेकिन वो हमेशा अगेंस्ट रहते थे, रिफ्यूज्ड के। बट एज अ मुगल बिकेम पावरफुल, many other rulers like joined them voluntarily। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुगल थे जो मुगल एम्पायर से जुड़ना चाहते थे और उनके अनसक्सेसफुल का कारण भी बनना चाहते थे। जैसा हम देख सकते हैं कि राजपूत जो थे आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, बहुत ज़्यादा गुड एग्जाम्पल हम जैसे अगर राजपूत में जाए तो मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो राजपूताना लेडीज थी और उनकी बेटियां थी, उनकी जो थी मैरिज की गई मुगल्स के अंदर, और मुगल फैमिली के फॉर्म में उन्हें एक अच्छी पोजीशन के अंदर जो है रिसीव किया गया। बट राइट नाउ दिस इज रिस्ट्रिक्टेड और रेजिस्टेड एज वेल। नाउ द थर्ड पॉइंट, द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सिसोदिया राजपूत के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है मुगल अथॉरिटी के अंदर बहुत टाइम तक चलता रहा। वंस डिफीटेड, अगर कोई हारता था तो हाउएवर दे आर हॉनरेबल ट्रीटेड बाय द मुगल्स। Even their lands like वतन back as assigned, वतन जागीर। अगर कोई हारता था तो उसे अपने वतन वापस जाना पड़ता था या वतन जागीर को लेकर आना पड़ता था। Now the careful balance between the defeating but not humiliating their
dominance enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep this balance all the time. लेकिन हमें देखना होगा कि केयरफुली इन्होंने बैलेंस बना के रखा. अगर कोई हारता था या कोई जीतता था तो उसे ऐसा अपॉइंट करा जाता था किसी राजा के रूप में या किसी सेनापति के रूप में, जो चूंकि ये बहुत टाइम तक बैलेंस नहीं रहा, आगे चल के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैनर में आने लगा. नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट वर्ड इज मनसबदार एंड जागीरदार. सो वी नो अबाउट द मनसबदार एंड जागीरदार. द फर्स्ट पॉइंट इज एज पर द एक्सपांडेड टू encompasses different reasons the Mughal recruited diverse. हमें जैसा कि पता है कि एम्पायर ने जिस तरीके से अपना साम्राज्य फैलाया तो अलग अलग रीजन में अलग अलग जो है डाइवर्जन हमें देखने को मिले और अलग अलग पीपल्स के अंदर हमें अलग अलग जो है बॉडीज लाइक जागीरदार और मनसबदार के फॉर्म में मिली. नाउ फर्स्ट पॉइंट, फॉर अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ द टर्किश नोबेल. हम बोल सकते हैं कि छोटा जो न्यूक्लियस था टर्किश नोबेल का, हम जिसे तुरानीस भी कहते हैं, दे एक्सपांडेड टू इंक्लूड ईरानीस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स. जैसा कि हमें पता है कि अगर छोटे जो थे टुकड़ों में अगर हम बोले किसी भी जाति या किसी भी किंगडम को अगर बांटा जाए, जैसे टर्किश में तो तुरानीस इंक्लूडिंग जैसे ईरानीस हो गए, इंडियन मुस्लिम हो गए, अफगानीस हो गए, राजपुतानीस हो गए, मराठास हो गए और अदर अकॉर्डिंग टू दी ट्राइब्स और अकॉर्डिंग टू दी किंगडम हम उन्हें बांट सकते हैं. दोज हु जॉइंड मुगल सर्विसेज वेयर इनरोल्ड एज अ मनसबदार. अगर उन लोगों ने मुगल सर्विसेज ज्वाइन की तो उन्हें मनसबदार का पदवी मिली, जिसका मतलब होता था एक पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल को जो होल्ड करता है एक पर्टिकुलर पोजीशन या रैंक. नाउ इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल टू फिक्स वन रैंक, वन सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. मनसबदार को ज्वाइन करने का मुगल का एक ही औचित्य था, एक उन्हें अच्छी रैंक मिले, एक अच्छी सैलरी मिले और उन्हें एक मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जिससे वो आगे काम कर सके. रैंक एंड सैलरी वेर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड द जाट. रैंक और सैलरी तब मिलती थी जब उन्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू, हम जिसे बोलते थे जत, जो मिलती थी. जत इज वन ऑफ द पोजीशन, हम बोल सकते हैं कि जत एक हायर पोजीशन होती थी उस टाइम पे जो मोर प्रेस्टिजियस होती थी. was in noble position in the court and the large his salary, और नॉर्मल से ज़्यादा और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा काफ़ी अच्छी रैंक और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती थी. मनसबदार मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें तो वो रिक्वायर्ड करती थी उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ सावर और कैवलरी मैन पे. जितने ज़्यादा सेवर और कैवलरी मैन होंगे उतनी अच्छी रैंक होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोल सकते हैं उन्हें दी जाती थी और फैसिलिटी भी दी जाती थी. मनसबदार brought his cavalrymen for review, got them registered, his horses branded and then received money to pay them as salary. और वो बहुत ज़्यादा जो थे बहुत अच्छे से कैवलरी मैन की तरह बहुत अच्छे से वो जो थे हम बोल सकते गुड्स एंड सर्विसेज को जो कहते थे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी इजीली कर सकते थे बिकॉज जो सैलरी रहती थी उनकी काफ़ी अच्छी रहती थी. मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइंस कॉल्ड जागीर्स व्हिच वेयर समवॉट लाइक इक्तास. मनसबदार जो अपनी सैलरी और असाइन करते थे, रेवेन्यू टैक्स जो एक्सेप्ट करते थे वो जागीर के फॉर्म में करते थे, लेकिन उसे हम इक्तास के नाम से भी जानते हैं. बट अनलाइक मुक्तिस, लेकिन वो मुक्तिस के अनलाइक होते हैं. हम बोल सकते हैं इक्तास जो है वो मुक्तिस का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स. मोस्ट मनसबदार्स did not actually reside in or administered with जागीर. लेकिन बहुत सारे ऐसे मनसबदार थे जो जागीर से प्रभावित नहीं थे या जागीर के जो थे हम बोल सकते हैं कि जागीर का जो एडमिनिस्टर था उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे. दे ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू फॉर हिज असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स व्हाइल द मनसबदार्स देमसेल्व्स सर्व्ड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री. जैसा कि हमें पता है कि रेवेन्यूज कलेक्शन होता था, जागीर दिया करते थे, लेकिन मनसबदार कुछ टाइम बाद क्या करने लगे, अलग अलग पार्ट में अलग अलग रीजन में अपने ट्राइब के अकॉर्डिंग बढ़ने लगे. बट इन अकबर लाइन्स दिस जागीर्स वेयर केयरफुली असिस्टेड सो दैट देयर रेवेन्यूज वेयर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार. लेकिन अकबर के शासनकाल में जागीर जो थी वो तो केयरफुली तरीके से और हमेशा मिलती रही, लेकिन कुछ टाइम बाद जो था रफली वे में अलग अलग बांटी गई मनसबदार के अंदर ही और मनसबदार की सैलरी के फॉर्म में. नाउ बाय द औरंगजेब लाइन, अब हम बात करें कि औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ. दिस वॉज नो लॉन्गर द केस ऑफ द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन
लेस देन द ग्रांटेड सन। जैसा कि हमें पता है कि ज़्यादा टाइम तक जो था ये प्रथा चली नहीं मनसबदार और जागीर की। औरंगजेब के टाइम पे तो बहुत कम हो चुकी थी। There was also a huge increases in the number of the mansabdars, which meant a wait before they received the जागीर। और हमें सब देखा कि औरंगजेब जो थे वो बहुत ज़्यादा मनसबदार की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जागीर जो रिसीव होती थी वो बोलते थे कि हम एक को दें या दो को दें। तो इस तरीके से विवाद शुरू होने लगा। दिस एंड अनदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ द जागीर्स। एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हाइल दे हैड अ जागीर। और बहुत सारे जागीर जो थे वो टैक्सेस देने को मना करने लगा मनसबदार को। बाद में रिजल्ट ये निकला कि जागीर जो थे वो जागीरदार को जो रेवेन्यूज देने से मना करने लगा, पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होने लगी। सो औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल द डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर of his reign and the presently therefore suffered tremendously। जैसा कि देखा गया कि औरंगजेब था जो अनेबल हो गया और मांगने में मनसबदार का और जागीर का जो विवाद था वो बहुत बढ़ता गया और कंट्रोल मैनर से जो है आउट होने लग गया औरंगजेब के द्वारा। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट द जब्त एंड जागीरदार और जमींदार। जब्त एंड जमींदार। The main source of the income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry। Most of the income जो हम बोल सकते हैं sources of income जो थे मुगल एम्पायर के अंदर डिपेंड करता था टैक्सेस के अंदर और पीजेंट्री पे प्रोड्यूस होता था। सो इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स दैट इज द हेडमैन और द लोकल चिफ्टेन। टैक्सेस जो थे और पीजेंट्स जो थे वो टैक्सेस जो थे पे करते थे लेकिन वो हेडमैन या उस पर्टिकुलर मंत्री को ही देते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज। मुगल ने एक टर्म दी जमींदार जो ऑल इंटरमीडियट्स को क्या करे उसका वर्णन इजीली करे। वेदर दे वेयर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चिफ्टेन। और उन्हें एक विलेज का लोकल हेडमैन और पावरफुल चिफ्टेन का भी नाम दिया गया और उन्हें विलेज के लेवल पे नियुक्त किया गया। नाउ द अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर्स टोडरमल। जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? टोडरमल। हम बोल सकते हैं कर मंत्री के रूप में रखा नियुक्त किया गया था अकबर द्वारा टोडरमल को। Carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period to 1570 to 1580। ये क्या करते थे? ये प्राइजेस और यील्ड्स को, क्रॉप यील्ड्स को, बाजरा, कॉटन, गेहूं, चना, इन्हें कलेक्ट करते थे। इन्होंने 10 साल तक यही काम किया और कल्टीवेट भी करवाते थे किसानों से 1570 से 1580 तक। On the basis of this data, tax was fixed on each crop in case। कुछ टाइम तक ये जो डेटा था और टैक्सेस का ये फिक्स होने लग गया क्रॉप इन कैश में, मतलब क्रॉप दो कैश ले जाओ। बट each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops। This revenue system was known as जब्त। और कुछ टाइम बाद जो था इस शेड्यूल को एज अ रेवेन्यू रेट्स जो था इंडिविजुअल क्रॉप के लिए रखा गया जिसे हम जब्त के नाम से भी जानते हैं। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट इट वाज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज where Mughal administration could survey the land and keep very carefully accounts। This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal। लेकिन इस तरीके से हम बोल सके कि प्रिविलेंस जो थे और उन पे हम जिस तरीके से प्रिवेंटिव या बचाव कर सकते थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या करते थे कि लैंड पर क्या करते थे उसे सर्वे करा जाता था। उस लैंड का सर्वे करके उसे एक केयरफुल जो है क्रॉप के यूज में लिया जाता था। ये पहली बार स्टार्ट किया गया था गुजरात और बंगाल के अंदर। बट इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम टू रेबेलियन। लेकिन कुछ टाइम बाद अपने अपने एरिया में अपने अपने जमींदार जो थे वो एक बहुत अच्छे से पावर डील करने लग गए और वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना बंद कर दिया उन्होंने। ऐसा माना जाता है कि कुछ जमींदार जो थे वो पीजेंट्स के फॉर्म में, है ना, एज अ कास्ट एलाइट मुगल अथॉरिटी पे क्या करने लग गए, उनके अगेंस्ट जाने लग गए और अपने कास्ट, हम बोल सकते हैं कि अपनी सभ्यता, अपनी जाति सभ्यता को दिखाने लग गए और मुगल को बायकॉट करने लग गए।
This peasants' revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. 17th century के आते आते मुगल एम्पायर पूरी तरीके से खत्म होने लग गया. Now a closer look about the Akbar's policies. एक हम नजर डालेंगे अकबर्स पॉलिसीज कौन कौन सी थी. Now we points discuss. First point, the broad feature of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book, The Akbarnama, in particular in its last volume, The Ain-e-Akbari. अगर हम देखें कि ब्रॉड फीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन किस में दिया गया है, अकबर द्वारा इलेबोरेटली बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है अबुल फजाल द्वारा उनकी किताब में जिसका नाम अकबरनामा था. उसके अंदर लास्ट वॉल्यूम जो है उसमें आईन अकबरी काफ़ी अच्छी जो है उनके बारे में अकबर्स पॉलिसीज के बारे में बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया गया है. अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सुबास, governed by a subedar who carried out both political and military function. Each province also had a financial officer or दीवान. अकबर फजल ने काफ़ी अच्छा जो है डिवीज़न दिखाया है सुभाष या हम बोल सकते सूबेदार का और उस पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस का जो अकबर द्वारा यूज़ करी गई जिसे हम फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान के नाम से भी जानते हैं. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस order in his province, the Subedar was supported by other officers such as the military paymaster is Bakshish, the minister of charges of religious and charitable patronage is Sadar, and the military commander is Fauzdar. Then the town police commander we called the Kotwal. बट हमें पता होना चाहिए कि पीस को शांति को बनाए रखने के लिए किस तरीके से अकबर ने अलग अलग जो थे रैंक अलग अलग पावर्स के साथ बांट रखी थी. जैसे पे मास्टर को हम बख्शिश कहते थे और चैरिटेबल पोर्टेज को हम सादर कहते थे, मिलिट्री कमांडर्स को हम फौजदार कहते थे और टाउन पुलिस कमांडर को हम कोतवाल के नाम से जानते थे. नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट. Akbar's nobles command large armies and had access to large amounts of revenue. अकबर कमांड करता था एक बड़ी आर्मी को लेकिन कोशिश करता था उस बड़ी आर्मी से एक बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. While they were loyal, the empire functions efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. Their loyalists to the empire were weakened by their own self-interest. अकबर ने देखा कि मैं इतनी बड़ी आर्मी यूज़ करता हूँ इतने बड़े रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, तो ये अलग अलग जो है लेवल पे काम कर रहे हैं. लेकिन 17वीं सेंचुरी तक क्या पता चलता है कि नॉवेल्स जो थे उसमें जो नॉवेल निकल के आया वो ये निकल के आया कि इंडिपेंडेंट नेटवर्क जो था उस पर्टिकुलर फोर्स का या आर्मीज का वो क्या करते थे एक ईमानदारी के साथ काम करते थे, लेकिन उनमें उनका भी जो था सेल्फ इंटरेस्ट उन्हें दिखता था जिससे मुगल एम्पायर को बहुत ज़्यादा जो है घाटा होने लगा और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होने लगे. नाउ व्हाइल अकबर was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulama, brahmanas, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrian. जब अकबर फतेहपुर सिकरी पे फतेह कर चुके थे 1570 की बात है जब उन्होंने डिस्कस किया एज अ रिलीजन सभी के साथ अलग अलग जैसे कि उलामा से उलामा के बारे में, ब्राह्मणास के बारे में, जिस्ट प्रिस्ट के बारे में, रोमन कैथोलिक्स और जोरोस्ट्रियन के बारे में, तो उन्हें एक निष्कर्ष निकल के आया डिस्कस करने के बाद. क्या जहाँ उन्होंने डिस्कस किया था उस जगह का नाम था इबादत खाना. ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल. और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे डिफरेंट लोगों से मिलने में, उनके डिफरेंट रिलीजन या कल्चर के बारे में जानने में और उनकी मदद भी करने में. काफ़ी उन्हें जो रहता था बहुत वो उसे बहुत ज़्यादा रोचक तरीके से डील करते थे. बट अकबर इंटरेक्शन विद द पीपल of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teaching created division and disharmony amongst his subjects. लेकिन अकबर ने इस तरीके से जो इंटरेक्शन किया उन्हें एक विश्वास दिलाया, उनके स्कॉलर्स पे एक बहुत अच्छा जो था रिचुअल्स जो उन्हें एक उनमें निकलने का एक निष्कर्ष जो निकला जिसे हम बोल सकते हैं डॉगमा,
कि ये सारे जो हैं आगे चल के उन्हें क्या करने लग गए, बायगॉट्स करने लग गए, और जो उनकी टीचिंग या डिवीज़न था उसे क्या होने लग गई, डिसहार्मनी होने लगी। वो इतना अच्छा सोच रहे थे लेकिन लोगों ने मिलके उन्हीं की बैंड बजा दी। नाउ दे इवेंचुअली लीड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुल-ई-खुल वी कॉल्ड द यूनिवर्सल पीस। लेकिन बाद में इवेंचुअली सभी के लिए बराबर उन्होंने एक सुल-ई-खुल के नाम से एक आइडिया रखा जिसे हम यूनिवर्सल पीस के नाम से जानते हैं। ये आइडिया जो थे दूसरे लोग टॉलरेंट नहीं कर पाए, उस पर नहीं खड़े उतर पाए, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिस्क्रिमिनेट्स। तो क्या हुआ बाद में, उन्होंने देखा कि जो उनके सिस्टम पे जो वो फोकस कर रहे थे उन पे क्या एथिक्स जो वो चाह रहे थे, जैसे हॉनेस्टी, जस्टिस, पीस, ये सारी क्या हो गई, यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो हुई। लेकिन बाद में अबुल फैजल द्वारा हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ द गवर्नेंस अराउंड हिज आइडिया सुल-ई-खुल। The principle of the governance was followed by the Jahangir and Shah Jahan as well. अब्दुल फैजल ने बहुत ज़्यादा फ्रेमिंग करने में हेल्प तो करी, किसके, अकबर के विजन को, इन दी फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस सुल-ई-खुल और यूनिवर्सल पीस के अंदर। बाद में जो है जहांगीर और शाहजहां ने भी बहुत अच्छे से फॉलो किया इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को। लेकिन अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड काउंटियर्स अबुल फैजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज राइम। अकबर चाहते थे और अकबर ने ऑर्डर दिया था अबुल फैजल को कि वो उनके साम्राज्य के बारे में और उनके सन के बारे में सारी चीज़ें जो हैं उस पर लिखे और एज अ बुक और एज अकबरनामा, उसे अकबरनामा टाइटल देके जो है कंप्लीट करें। नाउ इन द फर्स्ट वॉल्यूम इज डेथ विद अकबर एंड सिस्टर। फर्स्ट वॉल्यूम में डेथ डील की गई है अकबर एंड सिस्टर की। सेकेंड वॉल्यूम में इवेंट्स ऑफ अकबर राइन के बारे में बताया गया है। थर्ड वॉल्यूम में आईन अकबरी, जिसे हम अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड आर्मी, रेवेन्यू, जोग्राफिकल व्यूज और अदर डिटेल्स हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कल्चर और उस पर्टिकुलर रीजन और रिलीजियस से रिलेटेड डिफरेंट पीपल के बारे में भी जो है बहुत अच्छे से और इनके ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस किया गया है। नाउ द 9th point is the most interesting aspect about the Ain Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues. आइन अकबरी के अंदर काफ़ी अच्छे से सारी क्रॉप्स के बारे में, यील्ड के बारे में, उनके प्राइजेस, वेजेस और रेवेन्यूज के अंदर जो थे डिस्कस किया गया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ द मुगल एम्पायर इन द 17th century एंड आफ्टर। अब हम जानेंगे मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी और उसके बाद में क्या हुआ। The administration and the military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. अब उस पर्टिकुलर साम्राज्य और मिलिट्री एफिशिएंसी जब मुगल एम्पायर और अकबर के टाइम पे थी तो उसे कितने कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी दी गई, इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस लेवल पे भी दी गई। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इंटरनेशनल ट्रैवल डिस्क्राइब्ड इज एट द fabled land of wealth, but these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. जैसा कि माना गया कि इंटरनेशनल ट्रेवलर जो थे वो क्या करते थे, वो आते थे उस टाइम पे जिस राजा का शासन काल रहता था उस पे आते थे और वहाँ पर जो फेवरेट या हम बोल सकते बंजर जमीन उनका सौदा करते थे। और कुछ विजिटर्स जो थे वो अपील करते थे स्टेट ऑफ पॉवर्टी, उस पर्टिकुलर स्टेट और उसकी गरीबी देख के उसका फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते थे। नाउ थर्ड पॉइंट, इनइक्वालिटीज वेयर ग्लेरिंग। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दिस 20th year of Shah Jahan reign inform as that the highest ranking mansabdars were only 445 in numbers out of a total 8,000। लेकिन बाद में हमें जो इनइक्वालिटी दिखी वो बहुत ही भयानक दिखी। डॉक्यूमेंट लेवल पे हमने 20th सेंचुरी में और 20th ईयर ऑफ द शाहजहां राइन के अंदर अगर देखें तो हाईएस्ट रैंकिंग जो मनसबदार की थी वो 445 थी टोटल नंबर ऑफ 8,000 में। बट दिस नंबर, स्मॉल नंबर
a mere 5.6% of the total number of the Mansabdar received 61.5% of the total estimate revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. जिसमें से 5.6 मनसबदार ने रिसीव करा, 61.5 टोटल एस्टिमेट अगर रेवेन्यू टैक्स का बना है तो उसे रिसीव किया गया मुगल एम्पायर द्वारा. Now the fourth point, the Mughal Empire and their Mansabdar spent a great deal of their income and salaries and goods. मुगल एम्पायर को मनसबदार द्वारा काफ़ी अच्छी इनकम और सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स जो है प्रोवाइड की गई. दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिशियन एंड द peasantry who supplied them with goods and produces. तो इसका एक्सपेंडिचर ये निकला, इसका बेनिफिट ये निकला कि वो इजीली गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने लगे. बट द स्केल ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द पीजेंट्स एंड द आर्टिशियन. लेकिन जब हमें रेवेन्यू कलेक्शन का स्केल देखने को मिला तो बहुत कम जो है हम उनके हाथ में और पीजेंट्स और आर्टिशियन ने जो दिया था उसके प्राइमरी प्रोड्यूसर के फॉर्म में मुगल एम्पायर को बहुत कम हाथ लगा. द पुअरेस्ट अमंगस्ट देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, tools and supplies to increase its productivity. The wealthier peasantry and the artisanal group, the merchants and the bankers profited of his इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड. और इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर पुअरेस्ट से लेकर रिचेस्ट, जैसे हम बोल सकते हैं पुअरेस्ट जो रहते हैं वो हैंड टू माउथ जो रहेगा वो इजीली हम हार्डली इन्वेस्टिंग और हार्डली वर्क के द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं देख सकते हैं और हार्डली इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज देकर और हमसे काम करवा सकते हैं. जैसे टूल्स एंड सर्विसेज दे दिया या टूल सप्लाई का वर्क दे दिया. और अगर हाईली प्रोडक्टिविटी हमें उससे मिल रही है तो हमें वेल्दी पीजेंट्री भी देखना पड़ेगा, जैसे आर्टिशनल, मर्चेंट्स और अदर बैंकर्स या इकोनॉमिक वर्ल्ड पे जो काम कर रहे हैं वो हाईली रिचेस्ट हम बोल सकते हैं कि उन्हें इनकम और रेवेन्यूज कलेक्शन में हेल्प मिली. द इनॉर्मस वेल्थ एंड द रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लास्ट और लेट 17th सेंचुरी. लेट 17th सेंचुरी तक हमें मुगल जो थे बहुत ज़्यादा पिछड़ने दिखाई दिया और एक्सट्रीमली पावरफुल पीपल जो थे वो भी बहुत ज़्यादा जो थे उनकी नंबर ऑफ पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मिलने लगे. As the authority of the Mughal Empire slowly declined, his servants emerged as powerful centuries of the power in the region. They constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh. लेकिन कुछ टाइम बाद हमें 17th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते जो था मुगल एम्पायर और उनके सर्वेंट जो थे बहुत ज़्यादा वीकेंड दिखने लगे. अब ऑब्वियसली जब राजा ही वीक हो गया तो उसकी प्रजा कहाँ जाएगी, जो पावरफुल रहेगा. तो क्या होने लग गया, पावरफुल जहाँ जैसे हैदराबाद अवध साइड बहुत पावरफुल, उन्हें कमांड या बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग मिलने लग गए तो वो लोग वहाँ जाके माइग्रेट हो गए और उन्होंने जाके अवध और हैदराबाद ज्वाइन कर लिया. Although they continued to recognize the Mughal Empire in the Delhi as their masters, by the 18th century the province of the empire had consolidated their independent political identities. इसी के साथ ही रिकॉग्नाइज किया गया मुगल एम्पायर ने दिल्ली मास्टर भी रहे और 18th सेंचुरी तक आते आते प्रोमिनेंस करने लगे और कंसोलिडेट देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज. और सब ने अपनी अपनी एक इंडिविजुअल पीपल ने, इंडिविजुअल ट्राइब ने, इंडिविजुअल रिलीजन ने, इंडिविजुअल सोर्सेस के बतौर और इंडिविजुअल जब्त और जमींदार के बतौर उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज इंडिविजुअल लेवल पे कर दी और अपने अपने पावर के साथ उन्होंने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया. सो गाइस, आज मुगल एम्पायर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे खासकर अकबर पे मेन फोकस करना है आपको, क्योंकि अकबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे आएंगे. औरंगजेब से रिलेटेड भी आएंगे, जब्त और जमींदार से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे. मनसबदार भी बहुत इम्पोर्टेंट था और जागीर भी बहुत इम्पोर्टेंट था. और हमें टू लाइनेजेस लाइक द मदर और फादर हमें दोनों भी बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बिकॉज सारे क्वेश्चन जो बनेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही डिस्कस होंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही तुम्हारे जो हम बोल सकते हैं कि लास्ट में जब फाइनल एग्जामिनेशन के तौर पे हम ऐसे राइटिंग लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, 2 वर्ड आंसर्स हम इजीली इसमें से निकाल सकते हैं. आई होप गाइज आज के वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो था पॉइंट्स टू रिमेंबर इन दी मुगल एम्पायर से रिलेटेड हम सारे डिस्कस कर चुके हैं. और
आज की वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मुगल एम्पायर को लेकर हमने सारे डिस्कस करे हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आपको अवेलेबल करा सकूं। और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं और बाकी के हिस्ट्री के टॉपिक जो हैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।